वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड इट। वेलकम टू डायरी सीजन 1 एपिसोड 1। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। पहले एपिसोड में हमें पेनीवाइज सीधा नहीं दिखाया गया, लेकिन डर और डिस्टर्बिंग मोमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप डेफिनेटली हिल जाओगे। कहानी स्टार्ट होती है 1962 से, मतलब इट मूवी के 27 साल पहले, जब लेजरस क्लब ने उस डेविल को पकड़ा था। ये टाइम गैप इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेनीवाइज हर 27 साल बाद वापस उठता है ताकि लोगों के फियर से फीड कर सके और डेरी के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दे। एपिसोड की शुरुआत एक छोटे लड़के मैटी कलम से होती है। उसके चेहरे पर निशान होते हैं जिससे पता चलता है कि उसके घर में उसके साथ काफी वायलेंस होता है। वो मूवी थिएटर से निकाल दिया जाता है, शायद क्योंकि वो घर के दुख से भागना चाहता है। वो डेरी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक कपल और उसकी बेटी उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। पहले तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे मैटी की मदद करना चाहते हो और उसे पोर्टलैंड ले जा रहे हो, लेकिन कुछ देर बाद मैटी को फील होता है कि कुछ बहुत गलत है। वो लोग अजीब और पागल जैसा बिहेव करने लगते हैं और सबसे शॉकिंग बात, गाड़ी डेरी से बाहर निकलने के बाद भी वो वापस उसी टाउन में आ जाती है, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें खींच रही हो। मैटी डर के मारे चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ सुपरनेचुरल और इवल हो रहा है। तभी प्रेग्नेंट वुमन जो गाड़ी में थी अचानक से लेबर पेन में चली जाती है, लेकिन उसके पेट से बेबी नहीं, एक मॉन्स्टरस क्रिएचर निकलता है जिसके विंग्स होते हैं। वो क्रिएचर कार के अंदर ही उड़ने लगता है, विंडोज तोड़ने लगता है और सबको डरा देता है। माँ उसे अनअबेकल कॉर्ड से पकड़ने की कोशिश करती है जिससे वो उस क्रिएचर को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन हर सेकंड हर सीन और ज्यादा डिस्टर्बिंग बन जाता है। ये सीन इतना शॉकिंग होता है कि देखने के बाद भी दिमाग में बस जाता है। तभी समझ आता है कि ये सीरीज हॉरर के लिमिट्स को तोड़ने वाली है। स्टीफन किंग के फैंस के लिए ये एक परफेक्ट नाइटमेयर स्टार्ट है। फिर स्टोरी एक जगह शिफ्ट होती है, वहीं डेरी में, जहां मेजर लॉरी हॉर्नन और कैप्टन पाली रोसो अपनी नई मिलिट्री पोस्टिंग पर पहुंचते हैं। अगर आपने मूवीज देखे हैं तो आप हॉर्नल नाम जरूर पहचान लोगे। लॉरी एक्चुअली माइक हॉलन का दादा है जो लेजरस क्लब का मेन मेंबर है। लैरी के लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनसे कोरियन वॉर में बहादुरी दिखाई थी, लेकिन उस वार के निशान अब भी उसके चेहरे पर हैं, एक बड़ा स्कार, उसके गुजरे दर्द का सबूत। अब वो डेरी इसलिए आया है ताकि अमेरिका के नए B-52 जेट को टेस्ट कर सके और अपना मिशन पूरा कर सके। कुछ साल पहले लॉरी हॉर्नल ने जंग में अपनी बहादुरी दिखाई थी। उसी रात लॉरी की हिम्मत फिर से टेस्ट होती है जब 3 मास्क्ड लोग उसके कमरे में घुस जाते हैं। वो लोग उसे धमकाते हैं कि एक मेटल पाइप से टॉर्चर करते हैं ताकि वो नए जेट प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, लेकिन गन सर पर लगाने के बावजूद भी लैरी कुछ नहीं बताता। वो एक बार फिर साबित करता है कि वो वाइज आदमी नहीं जो डर के आगे झुक जाए। उसका दोस्त पॉली आवाज सुन के रूम में दौड़ता है और अटैकर्स को भगा देता है। ये सीन सिर्फ थ्रिलिंग एक्शन नहीं दिखाता बल्कि हमें लॉरी हॉर्नल से ज्यादा जोड़ देता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हम ऑटोमेटिकली सपोर्ट फील करते हैं। फिर कहानी वापस छोटे कैरेक्टर पर शिफ्ट होती है क्योंकि डेरी की इवल पावर ज्यादा देर बच्चों को ही टारगेट करती है। यहाँ मिलते हैं एक लड़के से, लिली, जिसका लाइफ भी दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। उसके क्लासमेट उसे रोज बुली करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके फादर की मौत एक अजीब एक्सीडेंट में हुई थी। वो फैक्ट्री में काम करते हुए मशीन के अंदर गिर गए थे और उनका पूरी बॉडी टुकड़ों में कट गया था। सबसे पेनफुल बात यह है कि लिली ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, इस वजह से पहले ही वो इमोशनली ब्रोकन है। पेनीवाइज के वापस आने से पहले ही वो ट्रॉमा में जा रही थी। लिली, उसके 3 फ्रेंड्स थे, मार्गो, टेडी और फिल। ये लोग नॉर्मल बच्चे हैं, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके टाउन में आखिर क्या हो रहा है। हमें पता चलता है कि मैटी, जो इस एपिसोड की शुरुआत में था, 4 महीने पहले से गायब हो गया है। उसका बॉडी कहीं नहीं मिला और पूरा टाउन कंफ्यूज्ड है। लोग कह रहे हैं कि शायद वो भाग गया है, लेकिन वो सबके दिल में डर है कि कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है। लिली मैटी की करीब थी। मैटी उसे एक सीक्रेट जगह ले गया था जहां बच्चे अपने प्रॉब्लम से दूर टाइम बिताते हैं, लेकिन अब
कुछ डार्क और फ्राइटनिंग लगता है और एक रात तो लिली को मैटी की आवाज अपने शावर के ड्रेन से सुनाई देती है। लिली घबरा के मैटी का नाम लेती है, ये सोच के कि शायद वो जिंदा हो, लेकिन आवाज के बदले मैटी चिल्लाता है, दर्द और डर से भरपूर। और उसी वक्त ड्रेन से कुछ सड़े हुए फिंगर्स बाहर निकलते हैं, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये मोमेंट एक क्लियर रिमाइंडर है, जब ये तुझे पकड़ लेता है तो एस्केप का कोई रास्ता नहीं होता। लिली तुरंत टेडी और फिल के पास जाके सब बताती है। फिल पहले उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता और थोड़ा रूड बिहेव करता है, जबकि टेडी उसे संभालता है। लेकिन फिल का एटीट्यूड तब बदल जाता है जब उसके साथ कुछ भी उल्टा हॉरिफाइंग होता है। रात में जब वो अपनी लैंप ऑन करता है तो उसे लगता है जैसे लैंप का शेड इंसानों के चेहरों से बना हो, जैसे किसी ने उसे सिल दिया हो। ये विजुअल थोड़ा इतना डिस्टर्बिंग है कि वो समझ जाता है लिली झूठ नहीं बोल रही थी। अब ये कंफर्म हो जाता है कि डेयरी में बुराई वापस जाग गई है और वो बच्चों के दिमाग से खेलना शुरू कर चुकी है। लिली, टेडी और फिल एक साथ आने का फैसला करते हैं। अब उन्हें आंसर चाहिए क्योंकि अब वो सब कुछ टारगेट बन चुके हैं। लाइब्रेरी में आके लिली, टेड और फिल पुराने न्यूज़पेपर देखते हैं ताकि मैटी के बारे में कुछ मिल सके। उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैटी का लास्ट टाइम एक लड़की रोनी से देखा गया था। वो लोकल थिएटर में काम करती है, वही जगह मैटी भागा हुआ था। जब बच्चे रोनी से बात करते हैं तो वो पहले कुछ बताता नहीं। पुलिस ने उसके फादर को मैटी के गायब होने का जिम्मेदार मान लिया था, इसलिए वो डर गई थी। लेकिन जब बच्चे उसे बताते हैं कि उन्होंने मैटी की आवाज़ पाइप्स और ड्रेन से सुनी थी तो रोनी समझ जाती है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ कुछ अजीब और क्रीपी चीज़ें हो चुकी हैं। तब वो भी उनके साथ जुड़ जाती है और चारों मिलकर एक छोटी डिटेक्टिव टीम बन जाते हैं। वो लोग उसी थिएटर में जाते हैं जहां मैटी को लास्ट बार देखा गया था। वो एक मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, द म्यूजिक मैन, क्योंकि ये वही सॉन्ग था जो लिली ने उस दिन ड्रेन के अंदर से सुना था जब मैटी की आवाज़ आई थी। रोनी उनके लिए प्रोजेक्टर चलाती है, लेकिन मूवी शुरू होती ही सब कुछ सुपरनैचुरल लगने लगता है। स्क्रीन पर अचानक मैटी दिखाई देता है जैसे वो मूवी के अंदर ही कैरेक्टर बन गया हो। उसके हाथ में एक बेबी है जो ब्लैंकेट में लिपटा हुआ है। मैटी उन्हें सुन सकता है कि उनके सवालों का जवाब भी देता है जैसे वो रियल दुनिया से बात कर रहा हो। बच्चे उससे पुकारते हैं, मैटी यहाँ आओ, हम तुम्हें निकाल लेंगे। वो सब होप करते हैं कि मैटी स्क्रीन से वापस आ जाए, लेकिन जब वो पास आता है सच इतना हॉरिफाइंग होता है कि सब कुछ खून से जम जाता है। जो बेबी उसके हाथ में था वो बेबी नहीं, वो वही टेरिफाइंग विंग्ड क्रिएचर होता है जो पहले एपिसोड के ओपनिंग सीन में पैदा हुआ था। वो क्रिएचर स्क्रीन तोड़कर बाहर आ जाता है जैसे एक डीमन रियलिटी में घुस गया हो। फिर शुरू होता है ब्लड शॉट और केओस। क्रिएचर हवा में उड़ता है, चिल्लाता है और अटैक करना शुरू कर देता है। वो फिल को पकड़कर उसके टुकड़े कर देता है, खून हर तरफ फैल जाता है। लिली अपने दोस्त अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है, खून उसके कपड़ों पर गिरता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। फिर वो मॉन्स्टर छोटी सूजी, फिल की छोटी बहन की तरफ बढ़ता है। लिली उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन क्रिएचर उसे भी मार देता है। लिली और रोनी मुश्किल से भागकर लॉबी तक पहुंचते हैं। दोनों शॉक में होते हैं। तब लिली फील करती है कि उसके हाथ में कुछ है। वो नीचे देखती है और समझती है कि उसके हाथ में सूजी का कटा हुआ हाथ है। ये देखते ही वो दिल से चिल्लाने लगते हैं। दर्द और हार्ट ब्रेक सब कुछ एक साथ। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इट वेलकम टू डायरी सीजन 1 एपिसोड 2। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। इसी तरह की रेगुलर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो दूसरे एपिसोड के ओपनिंग सीन ने ही सबको शॉक कर दिया, क्योंकि इस बार हम कैपिटल थिएटर के मैसेक्योर को दोबारा देखते हैं। लेकिन पहले जैसा केओस नहीं, अब हम क्लियरली देखते हैं कि फिल और सूजी एक एलियन बेबी ने कैसे मार दिया। ये सब एक्चुअली लिली के सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा था, जहां हम उसके दिमाग के अंदर घुस गए थे। इसलिए ये सब कुछ समझ आता है कि अब उसको नाइटमेयर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसने अपने एक छोटी लड़की का कटा हुआ हाथ अपने हाथ में देखा था। स्कूल बोर्ड ने एक कर्फ्यू अनाउंस कर दिया और प्रिंसिपल ने एक बोरिंग सी स्पीच दी। 3 बच्चों की मौत के बाद
लेकिन उसका स्पीच का एंड इतना वियर्ड था कि उसने लॉन्च मेन्यू में ग्रीन्स ऐड करने की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन सिर्फ लिली ही नहीं, रूनी भी बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी। जब डेरी के ज़्यादातर लोग रेसिस्ट हैं तो लॉ भी वही करता है जो उन्हें बचा सके, और इसलिए पुलिस हैंक गॉर्डन को टारगेट कर लिया गया। पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, फिर भी वो उसके घर के बाहर खड़ी है। चीफ का थ्योरी इलॉजिकल है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। हॉन्क थिएटर में काम करता था जहां फिल और सूजी मरे थे। पुलिस ने सिर्फ उनका ब्लड पाया, बॉडीज नहीं। एक कॉप मजाक में बोलता है कि शायद हॉन्क ने उन्हें खा लिया। उसे खुद भी पता नहीं वो जोक ट्रुथ के कितना करीब है, लेकिन असल वजह ये है कि हॉन्क को उसकी स्किन कलर की वजह से सस्पेक्ट बनाया गया है। उसकी माँ ने एलिबी दिया था, पर हैंक जानता है कि अगर पुलिस चाहे तो वारंट लेकर घर तोड़ देगी। फिर भी वो इतना डरा हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक कोई झूठ नहीं बोलेगा पुलिस उसे लिंक नहीं कर पाएगी। रूनी छोटी है, पर अपने डैड को खोने के ख्याल से ही डर गई है। उसके लिए और लिली के लिए स्कूल जाना और नॉर्मल बिहेव करना बहुत मुश्किल है। मार्ज समझ नहीं पा रही कि लिली उससे इतनी दूर क्यों है। उसके लिए और लिली के लिए स्कूल जाना और नॉर्मल बिहेव करना मुश्किल है। लिली अंदर से टूट रही है, पर मार्ज सिर्फ पैटी केक्स ग्रुप के अप्रूवल के पीछे लगी हुई है। पैटी जो उस ग्रुप की लीडर है, इतनी इंश्योर है कि जब सब मार्ज के जोक्स पर हंसते हैं तो वो उसे नीचा दिखाने लगती है। मार्ज अपनी पोटेंशियल बर्बाद कर रही है गर्ल लोगों को इम्प्रेस करते हुए, पर ये डेयरी है, यहाँ लोग कभी कभी चॉइसेस नहीं लेते। रूनी के डैड और दादी उसे बहुत प्यार करते थे, पर उसकी दादी थोड़ी ज़्यादा लाउड है। वो पुलिस की अनफेयर बिहेवियर पर चिल्लाती है और ये सब रूनी भी सुन लेती है। उसे डर लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, और यहीं से फियर पेनीवाइज के लिए रास्ता खोल देता है। रूनी अपनी लेट मदर की फोटो देख रही होती है जब वो अचानक वो चादर जिसमें लिपटी हुई है एक जॉइंट बॉम्ब बादल जाती है। ये एक क्रीपी और सिंबॉलिक सीन है, जैसे उसका जन्म दोबारा हो रहा हो, पर एक नाइटमेयर के फॉर्म में। फिर वो एक मॉन्स्टर विजन में अपनी माँ का देखती है, जो उसे कहती है कि उसकी मौत के लिए रूनी ही जिम्मेदार है। शायद रूनी की माँ उसके पैदा होने के वक्त मर गई थी, और यही गिल्ट उसके सबकॉन्शियस में छुपा हुआ था। रूनी हिम्मत दिखाती है, वो अपने दांतों से अम्बोलिकल कॉर्ड तोड़ देती है, जैसे अपनी गलती को छुपा रही हो। फिर पूरा बेड एक मॉन्स्टर मॉम में बदल जाता है, जो उसे खा जाने वाली होती है। बस उसी वक्त रोनी का डैड रूम में आ जाता है और उसकी जान को बचा लेता है। लिली के पास ऑलरेडी इतनी टेंशन है कि वो और प्रॉब्लम्स नहीं चाहती, स्पेशली उन 3 बच्चों के गायब होने के केस में फंसना नहीं चाहती थी। डेरी के लोग पुलिस की गलतियों के लिए उन्हें कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते। हर दिन मिसिंग बच्चों की फोटोज बढ़ती जा रही हैं। एक फोटो तो सिंबॉलिक भी है। एक मिसिंग बच्चा कोलियन वुड अपनी फोटो में कंधे पर एक टॉय क्लाउन रखे हुए है और पीछे मॉन्स्टर प्लेनेट है। देखा जाए तो फोटो खुद मॉन्स्टर क्लाउन लिख रहा है, जैसे किसी ने पेनीवाइज के आने की हिंट दे दी हो। और वैसे भी इट अब डेरी में आ चुका है। वो लोगों के दिल की ठंडक, उनकी बेइंसाफी और उनके फियर से फीड लेता है। लिली और रूनी अपनी प्रॉब्लम्स पर बात कर रही होती हैं, और उस टाइम कुछ लड़कियां पैटी केक्स चिल्लाती हैं, जैसे उन्हें किसी और की प्रॉब्लम से मतलब ही नहीं। रूनी को लिली से गुस्सा आ गया, क्योंकि लिली ने पुलिस को एलियन मॉन्स्टर बेबी के बारे में सच नहीं बताया। लिली ने पुलिस को इतना तो कहा था कि हाँ को उस रात वहाँ नहीं था, पर रूनी के लिए ये काफ़ी नहीं था। उसकी नज़र में अगर लिली मॉन्स्टर के बारे में सच नहीं बताएगी तो डेरी का करप्ट सिस्टम रोनी के डैड हॉन्क को ही मॉन्स्टर बना देगा। पर लिली के पास सच बोलने का रिस्क नहीं है। अगर वो मॉन्स्टर के बारे में बताएगी तो लोग उसे पागल समझेंगे और उसे दोबारा
जूनियर हेल मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा। वहाँ उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन देखे हैं। वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहती। पर डेरी जैसी जगह में सब कुछ पॉलिटिक के हिसाब से ही चलता है। चीफ ऑफ पुलिस क्लाइंट बॉस भी मजबूर है, क्योंकि उसके ऊपर लोग चाहते हैं कि वोट्स को एक ब्लैक आदमी को क्रिमिनल दिखाया जाए ताकि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो। अगर क्लाइंट ने ये नहीं किया तो अगले इलेक्शन में उसकी जॉब चली जाएगी। इसलिए क्लाइंट ने एक गाड़ी चाल चली। उसने लिली को स्कूल से उठवा लिया और अपने ऑफिस में बुलाकर उससे डरा दिया। उसने लिली से कहा कि या तो तुम हैंक को वहाँ प्लेस करो या मैं तुम्हें जोनिपर हिल भेज दूंगा। एक छोटी सी लड़की के पास क्या ही चॉइस बची थी। लिली दिल से अच्छी बच्ची है। वो रूनी और उसके पापा को बचाना चाहती थी, पर जब बात अपनी जान और आज़ादी की हो तो इंसान मजबूर हो जाता है। तो फाइनली क्लाइंट के प्रेशर में आके लिली ने वही जवाब दिया जो उसे देना चाहिए था, जिससे पुलिस को हैंक का अरेस्ट वारंट मिल गया। और डेरी जैसे शहर में एक आदमी जिसे हैंक को जस्टिस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिस आदमी ने क्लाइंट को ये सब करने पर मजबूर किया था, उसने सही कहा था। ये अमेरिका नहीं है, ये डेरी है। डेरी एक ऐसी जगह है जहाँ रेसिज्म, डर और दिखावा सब एक ही सिस्टम में घुले मिले हैं। लॉरी और उसकी वाइफ चार्लेट नए नेबर्स बने हैं, पर उनके आसपास के लोग एक ब्लैक फैमिली को पसंद नहीं करते। वो अपनी रेसिज्म खुलेआम नहीं दिखाते, पर चार्लेट जब बाजार जाती है सब लोग ऑकवर्ड स्माइल करते हुए और घूर घूर कर देखते हैं। चार्लेट को तब और अजीब लगता है जब वो देखती है कि पार्क में एक पॉल बेनियम स्टेट लगाया जा रहा है। डेरी फिजिकल जगह है, पर स्टीफन किंग ने सच ही दिखाया है। लोग एक फेक वाइट हीरो का स्टैचू बना रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को गुनाह छुपाते हुए। पॉल बेनी एक मैथिकल, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने नदियां और शहर बनाए, जबकि असल में ये कहानी उन इंडिशियस लोगों की एग्जिस्टेंस को भूल जाने का तरीका है। कुछ लोग स्टैचू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और डेरी के लोकल को कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्लेट एक बुचर स्टैन कैरिज से मीट लेने जाती है और वो स्टेट को कूल आइडिया बोलता है। और ये नाम क्रैश सुना तो याद आता है, क्या ये मिस्टर क्रैश से रिलेटेड है? वही क्रीपी और हॉरिफाइंग मॉम जो इट चैप्टर 2 में बेयरली को डराती है और कहती है कि वो पेनीवाइज की बेटी है। पक्का कनेक्शन तो नहीं पता, पर स्टैन खुद भी थोड़ा वियर्ड है। चार्लेट को और शौक तब लगता है जब वो देखती है कि कुछ बच्चे एक लड़के को मार रहे हैं और वो उन्हें कोई भी रोक नहीं पा रहा। जब एक बार डिक और उसके आर्मिन दोस्त बात से निकल जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक हैं, तो डिक उन्हें एक जगह ले जाता है जो आगे चलकर द ब्लैक सपोर्ट के नाम से जानी जाएगी। एक जगह जिसे वाइट सुपरसिस्टम आग लगा देंगे। डिक के पास कुछ स्पेशल परमिशन होती हैं जिनके जरिए वो एयरबेस के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी घुस सकता है। वहाँ कॉलोनल फियर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है। डिक के कहने पर वो लोग एरिया में खुदाई कर रहे होते हैं, क्योंकि डिक के शाइन ने उन्हें बताया था कि यहाँ कुछ बहुत पावरफुल चीज छुपी हुई है। सब लोग शौक हैं उस कार को देख रहे होते हैं। डिक और हार्लन के प्रेडिक्शन सच हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कार सिर्फ पुरानी क्राइम सीन है या उसके अंदर पेनीवाइज के कनेक्शन का कोई सीक्रेट छुपा हुआ है? क्योंकि अगर डेरी एयरबेस सच है, पेनीवाइज को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो उनका नाकाम होना तय है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इट वेलकम टू डेरी सीजन 1 एपिसोड 3। कहानी की शुरुआत होती है हॉलरन से, जिसका कैरेक्टर अब फैन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा है। इस एपिसोड में वो अपनी बॉडी से बाहर जाकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन डेरी के नीचे वाले अंधेरे और गले लेयर तक पहुंचता है। वहां वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात करता है, जिससे वो कभी टेलीपैथिकली बात करता था। ये रेफरेंस द शाइनिंग से मिलता है। हॉलरन की सुपरनेचुरल
पावर और उसका इट के साथ कनेक्शन अब स्टोरी का मेन हिस्सा बन रहा है जैसे जैसे वो जनरल शो का प्लान के करीब पहुंच रहा है। दूसरी तरफ बच्चों का ग्रुप अपनी साइकिल पे रेडी होता है एक रिस्की रिट्रायल करने के लिए। उनका प्लान होता है एक ऑरा को समन करना जिससे वो डेरी के हंटिंग के पीछे का रीजन मानते हैं और उसकी फोटो एविडेंस लेना चाहते हैं। मेकर्स ने हिंट दिया है कि अगर शो के और 2 सीजन्स आए तो कहानी 1935 और 1908 के टाइम तक जाएगी जहां डेरी के पुराने साइकिल और उसके ट्विस्टेड पास्ट को दिखाया जाएगा। इस एपिसोड में हमें एक फ्लैशबैक मिलता है 1908 का। एक छोटा सा लड़का एक सर्कस फैन हाउस में घुस जाता है जहां अजीब और डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं। वहां वो देखता है जूडी ट्विंस जो एक दूसरे से अनबेलिकल कार्ड से जुड़े हुए होते हैं, एक मिरर मेज और एक क्लोन जिसके पास रेड बलून्स का इन्वर्टेड पैरामाइड है जो क्लियरली पेनीवाइज का सिग्नल है। लेकिन लड़के का असली डर एक बुढ़ा आदमी जिसका एक आंख नहीं है। जब वो उसे टेंथ से भागता है उसके स्ट्रिक्ट फादर उसे डांटते हैं। बाद में जब उनकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है तो फादर उसे थोड़ा पैसे देते हैं लेनोमोड लेने के लिए। वहाँ 3 नेटिव अमेरिकन बच्चे लेनोमोड बेच रहे होते हैं। पैसा कम होने पर एक लड़की उसे एक स्लाइड शॉट का बदले लेमनोड दे देती है। यही छोटी सी डील उन दोनों के बीच एक दोस्ती बना देती है और वो दोनों पूरा समर साथ बिताते हैं। लेकिन एक दिन वो डार्क फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ फिर वही गैंगली ओल्ड मैन आ जाता है। इस बार लड़की मदद करती है, स्लाइड शॉट से उस मॉन्स्टर की दूसरी आंख निकाल देती है और कहती है कि पीछे मत देखना। ये दोनों बच्चे बड़े होके रोज और जनरल शो बन जाते हैं। जैसे पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन समझ आता है। शो बाद में वही स्लाइड शॉट हेलरॉन को देता है जो उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन के टाइम एक सिंबल बन जाता है। इस बीच लिली की स्टोरी एक इमोशनल टर्न लेती है। थोड़ा वक्त जॉनी और हेल में रहने के बाद वो अपने दुख और दर्द इनग्रेड से शेयर करती है जो उसे जगह की हीड। यहाँ स्टोरी आगे बढ़ती है। लिली का पास्ट स्टोरी काफ़ी इमोशनल और मीनिंगफुल हो जाती है। जेनिफर हिल से लौटने के बाद दूसरी तरफ स्कूल में रोनी अपने फादर की जगह तीनों का सामना कर रही होती है। लोग उसके बारे में गिरफ्ती लिख देते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। ये सब देखकर लिली एक बोल्ड प्लान बनाती है। वो डिसाइड करती है कि अगर वो इट के इन्वॉल्वमेंट का फोटो प्रूफ ले आए तो वो सबको दिखा पाएगी कि हंक निर्दोष है और लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो पागल नहीं है। हंक अभी भी जेल में है और चीफ बाउंस उसकी एबिलिटी पर शक कर रहा है। एक आई विटनेस ने क्लेम किया है कि उसने हैंक को रात को वक्त जैक्सन स्ट्रीट पर देखा था और उस जगह से उसकी एम्बेसी गोल्ड सिगरेट का पैकेट भी मिला है जिससे सबूत के तौर पर छोड़ा गया हो। अब मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। असल में उस रात क्या हुआ था और इसका इट से क्या संबंध है। पर फोकस वापस हॉलरन पर आता है। उसकी मिलिट्री बैकग्राउंड अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। एवोकेशन साइट पर एक पुरानी कार मिलती है जिसमें गोली के छेद थे जिसे 1935 के ब्रैडली गैंग मैसाकोर से जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उस वक्त भी इट अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म में मौजूद था। ऑलरेन अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए एक ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा होता है। तब जनरल शो ने उसे अपना बचपन का स्लिंग शॉट देता है, वही जो पहले इट के कांटेक्ट में आया था। ऑलरेन ने उसे स्लिंग शॉट को एक डॉजिंग रोड की तरह यूज करता है जब वो एक लॉरी और पॉली के साथ उड़ान भर रहा होता है। अमेरिकन मजाक कहते हैं कि शो की ऑपरेशन तो घोस्ट के माइंड कंट्रोल जैसी लगती है। उन्हें असली खतरे का अंदाजा ही नहीं। अलरून अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए इट के लिए तक पहुंचता है। वहां वो एक सर्कस कैरेज और इट को खुद देख लेती है और यहाँ सीन इतना टेरिफाइंग होता है कि हॉलरन अंदर तक हिल जाता है। इसी वक्त बच्चों का ग्रुप भी अपना रिचुअल ट्राई करता है। उनका प्लान होता है औरक्सा नाम की इवल स्पिरिट को समन करना जिससे रिच माना जाता है कि वो बहुत लोगों के मरे हुए लव्ड वन के रूप में दिखाई देता है। पहले अटेम्प्ट फेल होता है, तब वो एक सेमेट्री चलाते हैं
हैं, लेकिन वहाँ उनके सामने घोस्ट आते हैं, टेडी, फिल और सूजी के रूप में। डर के बावजूद वो कैमरा से कुछ इमेज कैप्चर कर लेते हैं। इसी दौरान विल एक क्रिप्ट में गिर जाता है जहां उसका सामना एक स्केलेटन लोगन पेनीवाइज से होता है। पहले से पता था, लेकिन इतना ही खतरनाक। थोड़ा काल्म मोमेंट शो करता है चार्लेट के थ्रू, जो कैंजन कजिन्स बना रही होती है हॉल्डन और ले के लिए। डिनर के दौरान वो बताती है कि डेयरी में रहना एक ब्लैक वुमन होने के नाते उसके लिए कितना इंसल्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। उसे अपनी हिस्ट्री टीचिंग की जॉब भी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि उसका स्कूल सिगरेटेड था। चार्लेट और हॉल्डन के बीच ये कन्वर्सेशन कहानी को इमोशनल और डीप बनाती है। इसी दौरान डिनर के दौरान हॉल्डन को अपना दिमाग में एक टिकिंग सिनेस्टन महसूस होती है, जिससे वो लॉरी के माइंड को फील कर रहा हो। ये छोटा सा मूवमेंट दिखाता है कि हॉल्डन की पावर्स सिर्फ सुपरनेचुरल नहीं बल्कि उसका कनेक्शन शो के मिलिट्री एक्सपीरियंस से भी है। मतलब जहाँ एक तरफ बच्चे इट के खिलाफ से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके दिमाग के साथ हिडन मैनिपुलेशन कर रहे हैं। फ्लैशबैक, एस्ट्रल प्रोजेक्ट और टेलीपैथ सीन मिलकर एपिसोड को एक लेयर्ड और रिच फील देते हैं। ये सिर्फ डर और भूत की कहानी नहीं बल्कि ये दिखाता है कि कैसे डेयरी का पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फैन को समझ आता है कि कैसे बचपन के एक्सपीरियंस ही एडल्टहुड में कैरेक्टर्स जैसे शो और रोज को शेप देते हैं और कैसे सुपरनेचुरल चीजें और हर जनरेशन पर अपना असर छोड़ देती हैं। हॉल्डन का एस्ट्रल एडवेंचर शो में एक मिस्ट्रिकल और मिस्टीरियस टच देता है, थ्रिलिंग भी और चिलिंग भी। साथ ही शो मोरालिटी और रिप्रेजेंटिव के थीम को भी एक्सप्लोर करता है। लिली कमीशन हाँ का नाम सिर्फ इट को रोकने के लिए नहीं, ये इंसाफ और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी है। ये दिखाता है कि इंसानी कॉर्ज और गॉडनेस भी सुपरनेचुरल हॉरर के बीच में ही चमकती है। इट वेलकम टू डेयरी अब प्रूव कर चुका है कि ये सिर्फ एक हॉरर शो नहीं बल्कि एक डीप स्टोरी है जो फियर, हिस्ट्री और ह्यूमन कनेक्शन के बीच का रिश्ते को समझती है। हॉलैंड की मिस्ट्री, पावर, बच्चों का कॉर्ज और अडल्ट के कॉम्प्लेक्स मोटिव मिलकर डेयरी के मैथोलॉजिकल को एक्सपांड कर रहे होते हैं। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इट वेलकम टू डेयरी एपिसोड 4 की शुरुआत में बच्चों ने अपनी ग्रेवयार्ड वाली फोटोग्राफ्स चीफ बॉर्नर्स को दी तो उनको एक अजीब बात नोटिस हुई। फोटोज में जो गोल्स थे वो सब गायब हो गए। ये देखकर सब शॉक हो गए, जैसे फोटो पर किसी ने पोस्ट प्रिंट फोटोशॉप कर दिया हो। क्या ये इट की शेप शिफ्टिंग पावर फिजिकल चीज़ों पर भी असर करती है? क्या वो किसी फोटो को बदल सकता है? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, विल की फोटो में पेनीवाइज को इट ने जानबूझकर छोड़ा। इसके बाद जिम क्लास में किड्स ये समझते हैं कि पेनीवाइज उनकी फोटोज के साथ सब सिर्फ एक रीज़न कर रहा है, उनकी फियर को और इंक्रीज करने के लिए। जितना ज़्यादा डर उतना ज़्यादा उसकी पावर। लेली डिनर में कैफे पीट वक्त मिसेस हैरिस को बताती है कि ग्रेवयार्ड में उन्होंने क्या देखा। जैसे ही वो मिसिंग किड्स का जिक्र करती है, मिसेस हर्ष के दिमाग में पुरानी बातें फ्लैश होने लगती हैं। जेनिफर हिल के स्टफ को याद आता है कि 1930 डिप्रेशन एरा में बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे। तब लोग कहते थे कि ये बच्चे अपने घर वालों का फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए खुद ही टाउन से भाग जाते थे। कहते थे कि वो कहीं और जाकर बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। मिसेस हर्ष बहुत ज्यादा चुप सी लग रही थी। हो सकता है कि वो कुछ भूल चुकी हो या फिर सच में कुछ छुपा रही हो। ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे लिली को पेनीवाइज के ट्रैप की तरफ पुश कर रही है। चार्लेट अब सोच रही है कि वो अपनी लाइफ में यहाँ तक कैसे आई। उसे एक ऐसी जगह में रहना मुश्किल लग रहा है जहाँ पर हर तरफ ये न्यूज़ छाई हुई है कि बच्चे गायब हो रहे हैं। इस सब के बीच चार्लेट को एक दोस्त मिल रहा है, रोज, एंटीक्यू शॉप की ओनर। रोज उसे नेटिव अमेरिकन स्टोरीज सुनाती है और बताती है कि उसके एंसेस्टर कनाडा के नोवा स्कोटा तक फैले हुए थे। कॉफी खत्म करते हुए कॉलेट अपनी लाइफ का स्ट्रगल शेयर करती है। मेरे हस्बैंड ऑर्डर नहीं क्वेश्चन करता है, मैं हर चीज़ क्वेश्चन करती हूँ। रोज उसे अपना कॉलिंग कार्ड देती है और एक वार्निंग देती है, डेयरी खूबसूरत है लेकिन अपने लव्ड वन को पास रखो। ये वार्निंग इमोशनल थी या बेट्रेयल अभी क्लियर नहीं।
घर आकर चार्लेट को विल के ड्रावर में एक अजीब डिस्कवरी होती है, ग्रेवयार्ड वाली फोटोज। विल ये देखते ही डर के मारे रो पड़ता है। चार्लेट को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बेटा इतना डर क्यों रहा है। वो बस उस पर स्ट्रक्चर कर्फ्यू लगा देती है। डिनर पर चार्लेट कैजुअली बताती है कि विल किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। लॉरी तुरंत पूछता है, क्या तुम उसे जानती हो? लेकिन बात तो ड्राइव करने के लिए चॉकलेट एक सजेशन देती है, क्यों ना फादर सन साथ में फिशिंग जाएं ताकि दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। हॉलन फैमिली में आग का डर जनरेशन से चल रहा है। फ्यूचर में माइक हॉलन विल का बेटे को पेनीवाइज उसके पेरेंट की बर्निंग फायर वाली हेलुसिनेशन दिखाता है और अब विल को अपने फादर का प्लेन क्रैश याद आ रहा होता है। जब लॉरी और विल फिशिंग के लिए नदी पर जाते हैं, लॉरी थोड़ी डर के लिए बैट लेने दूर चला जाता है। विल अकेला पानी में होता है और तभी इट पानी के नीचे से अपीयर होता है, एक जलकर काला हुआ लॉरी बनकर। वो विल को नीचे खींचते हुए कहता है, तुम भी जल जाओगे। डर के मारे विल अपने फादर को सब कुछ बता देता है, जो वो अपनी मॉम को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया था। डेयरी में कुछ बहुत ही बुरा छुपा हुआ है और शॉकिंग बात यह है, पहली बार इट अपने आप को एक अडल्ट को दिखाता है। नदी के ऊपर एक लाल बालों में धीरे धीरे तरकता हुआ गुजरता है। इस नए रिवर इंसिडेंट विल को पकड़ हुआ जाता है कि पेनीवाइज उसका फियर को बोस्ट करता है, क्योंकि जितना डर उतना ही उसकी स्वीट। पैटी और पैटी केक्स मार्क को पुश कर रहे होते हैं कि लिली के पास जाके उसे बात करें ताकि वो लोग एक प्रैंक प्लान कर सकें, जिसमें एक सीनियर फुटबॉल जो लगभग 20 साल का लगता है लिली को एम्ब्रेस करे। लिली सोचती है। बाथरूम में लिली फ्रेश हो रही होती है और मार्ग सच बताने के लिए उसके पीछे आती ही है। तभी उसकी आइज वियर्ड तरह से जेलीकॉन्स बनकर बाहर निकलने लगती हैं, जैसे कोई पैरासाइट स्नेल अंदर घुस गया हो। फिर एक हॉरिफाइंग मोन्टेज शुरू होता है। मर्ज अपनी आंखों को निकालने की कोशिश करती है। ये सब पेनीवाइज के माइंड गेम्स हैं। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, लिली बस मार्क को डिबेट करते हुए देखती है, हाथ से आंखें कवर किए हुए। वो मार्क को अपनी आंखें चोट से निकालने से रोक लेती है और तब सबसे बुरा ट्विस्ट हो, पूरा स्कूल हॉलवे में स्टूडेंट्स आ जाते हैं और देखते हैं कि लिली मार्क को नीचे दबाकर कैजुअल पकड़े हुए बैठा है। सिचुएशन बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। सक्सेसफुल मिशन के बाद जनरल शो हॉलन और उसके दोस्त को नई जगह देता है, बेस के रेसिस्ट लोगों से दूर एक सेफ हाउस जैसा। उसे अपनी ग्रैंड मदर की स्पिरिट दिखती है जिसके पास शाइनी था। वो कहती है, माइंड में नाओ, अपना पावर को कंट्रोल में रखो। इस वार्निंग का मतलब अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये हिंट देता है कि हॉलन के अंदर कुछ बड़ा पावर छुपा हुआ है जिसे आगे चलकर शायद यूज करना पड़े। रिवर वाले इंसिडेंट के बाद विल बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। विल के शरीर पर स्क्रैचेस मिले हैं। लॉरी हॉलन से पूछता है क्या वो जानता है। हॉलन फ्रैंकी कहता है उसे नहीं पता इट क्या चीज़ है और वो जानना भी नहीं चाहता। घर की एक बर्निंग पसिव हाउसवाइफ बने रहना चार्लेट को बिल्कुल भी मंजूर नहीं, इसलिए वो अपने पुराने एडवोकेट मोड में वापस आ जाती है। चीफ बॉस को ऑफिस जाकर वो सीधा बोलती है, अगर तुम्हें हंक को उसका प्रोसेस नहीं दिया और उसके साथ प्रोड्यूस रखा तो मैं JFK को कॉल करूंगी और फ्रीडम राइडर से भरा हुआ तुम्हारे ऑफिस के बाहर गड्ढा खोद दूंगी। यही चार्लेट पूरा इवल राइट्स मोड ऑन कर देती है। फिर वो हैंक की मदर को भी कन्विंस करती है कि उसे विजिटेशन राइट्स दे। चार्लेट पहले भी साउथ में POC प्रिजनर्स को फोर्स्ड कन्फेशन से बचाने का काम करती थी, तो इस सिचुएशन काफ़ी फेमिलियर है। जब चार्लेट हैंक से होल्डिंग फैसिलिटी में मिलती है तो बातें पहले तो सिंपल लगती हैं। वो प्रोसेस करती है कि हैंक को हाउस अरेस्ट पर रिलीज कर दिया गया है, पर हैंक कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं। इसका एलिबी फेक है। वो रात एक्चुअली एक मैरिड वाइट वुमन के साथ था। अगर ये सीक्रेट टाउन को पता चल गया तो हैंक के वर्ड्स
टाउन मुझे सीधा सबसे करीब हैंगिंग ट्री पर लटका देगा। डेरी का रेसिज्म यहाँ फिर भी सामने आ जाता है। चार्लेट का हैंक से मिलना पॉली ने देख लिया था और जब ये बात लॉरी को पता लगती है तो वो इरिटेट हो जाता है। उसकी वर्डिंग ऐसी होती है जैसे चार्लेट का एक्टिविज्म कोई नशा हो। तुम हमेशा ट्रबल में पड़ती हो, पहले भी अरेस्ट हो चुकी हो, ये सब छोड़ो। लॉरी चाहता है कि डेरी में वो बिल्कुल भी शांत रहे, कोई लफड़ा नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन चार्लेट का जवाब सीधा होता है, मैं अमेरिकन को डिफेंड करने लायक बनना चाहती हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इट वेलकम टू डायरी सीजन 1 एपिसोड 5। कहानी की शुरुआत होती है जब सब बच्चे अपने यूजुअल हैंग आउट जगह पर जाते हैं। उन्हें शौक लग जाता है जब मैटी वापस आ गया है और एक पीली टेंट में बैठा हुआ है। बच्चे पहली बार कंफर्म सुनते हैं कि इट एक क्लाउन है। मैटी उन्हें बताता है कि वो इसी जगह छुपा रहता है जहाँ पेनीवाइज दिन भर बैठे रहता है और वो कुछ डरे हुए बच्चों को पेट्स की तरह रखता है क्योंकि उनका डर उसका पसंद आता है। सबसे बड़ी खबर, पैरी जिंदा है। मैटी कहता है कि पेनीवाइज ने अभी तक उसे यूज नहीं किया। ये सुन के सबको थोड़ी उम्मीद मिलती है, स्पेशली जब मैटी डिस्क्राइब करता है कि कैसे क्लाउन ने कैपिटल थिएटर में से उठाए गए बच्चों को पहले टॉर्चर किया फिर मार दिया। लेकिन चीफ बाउज के पास जाना बेकार है और मैटी का अब्यूजिव बाप तो इतना जहरीला है कि वो क्लाउन को भी प्रेफर करेगा अपने बेटे से। फिल को वहां नीचे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैटी तो बस इसलिए बच गया क्योंकि पेनीवाइज उस वक्त डिस्टर्ब था, लेकिन फिल इतना तेज नहीं। इसलिए लिली एक बार फिर हेल्प लेने जाती है मिसेस कैरिश के पास। मिसेस कैरिश अपने क्रीपी हस्बैंड के साथ रहती है लेकिन खुद ज्यादा डरावनी नहीं लगती। लिली जब उसको बताती है कि मैटी वापस आ गया है और फिल जिंदा है, मिसेस कैरिश पहली बार सही मशवरा देती है। यहाँ फिर ऐसा लगता है वो लिली से प्रॉमिस करवाती है सुएज में मत जाना, लेकिन यही बात बोलकर वो इनडायरेक्टली लिली के दिमाग में जाने का ख्याल डाल देती है। यही मिसेस कैरिश का ट्रिकी गेम है। लिली के पापा के लाइफ बोर्ड एक आंचर वाले डायलॉग की वजह से सब बच्चे उसकी बात मान लेते हैं और फिर लिली पर्पस करती है फिल को बचाने के लिए हम सब सुएज में जाएंगे। सेफ्टी के लिए सब 3 वॉल्यूम खा लेते हैं क्योंकि लिली ने टेरी बैंगन को रोज देखकर विलियम खाते हुए और वो बिल्कुल ठीक होती है। तब ग्रुप हाई होकर मैटी के पीछे स्विर्ज में चला जाता है। वो मैटी नहीं हो सकता, कैसे कोई पेनीवाइज से बचकर आ सकता है और फिर सच सामने आ जाता है। बच्चे पानी में टेडी, सूजी और फिल के लाश तैरते हुए देख लेते हैं। सब समझ जाती हैं कि जिसका वो पीछे कर रहे थे वो पेनीवाइज खुद था जो मैटी का रूप बनाए हुए था। सब भागने लगते हैं लेकिन लिली पीछे रह जाती है और विल, मार्ज, रिच और रूनी कोई भी मदद करने नहीं आता। एपिसोड 4 के एंड में जब हॉलरेन ने टैनल के दिमाग में घुसकर पेनीवाइज को रोकने वाले पिल्स का लोकेशन ढूंढना चाहा, टैनल ने उसको वेल हाउस का लोकेशन दिखाया। हॉलरेन फूल हो गया और अब यूएस आर्मी फूल हो रही है। आर्मी को लगता है कि टैनल उन्हें पुराने कॉलोनिकल वेल्थ से ले जाकर सीवेज के थ्रू पिल्स तक पहुंचा देगा। फिर एक सेकंड सोचो, क्या टैनल सच में अपने पुरखों का बड़ा सीक्रेट आर्मी को दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे अजीब बात, रोज को तो पता भी नहीं कि टनल एयर बेस कैद रखा गया है। रोज ट्राइब की उन चंद लोगों में से एक है जो पेनीवाइज और उसकी हिस्ट्री के बारे में सब जानती हैं। उनकी फैमिली जनरेशन ने क्लाउन को टाउन की बाउंड्रीज में बंद कर रखा था। हो सकता है कि सुनने में अजीब लगे पर इनके पास पेनीवाइज के अटैक का पूरा रिकॉर्ड है। इसी वजह से जब वो देखते हैं कि इस साइकिल के पीछे साइकिल 35 और 08 से कम लोग मरे तो उन्हें थोड़ी सी रिलीफ होती है। यहीं पे हमें पहली बार पता चलता है कि द अंगुरी का हर साइकिल के एंड में होने वाली एक बड़ी मैसेक्योर जिसके बाद पेनीवाइज 27 साल के लिए सो जाता है। रोज को पता चलता है कि टैनियल नेक्स्ट कीपर बनेगा और वो सारी लोर जानता है, पर प्रॉब्लम ये है कि डेरी की हवा खुद जहरीली है
जॉन बताता है कि क्रिएचर शेड करता है और उसका डिस्चार्ज शुरू से ही डेयरी के पानी से मिला हुआ है। शायद इसी वजह से टाउन के लोग इतने इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। इट इनके दिमाग में घुसने में सक्सेसफुल हो रह जाता है। शॉ जैसे लोग सोच रहे हैं कि पेनीवाइज को कंट्रोल कर सकते हैं, जो बिल्कुल पागलपन है। जब रोज को पता चलता है कि टनल कैद है, वो शो के ऑफिस पहुंचती है। शो की ओवर कॉन्फिडेंस देखकर रोज तुरंत समझ जाती है कि उनके साथ गेम खेला जा रहा है। गवर्नमेंट ने शो पर क्या एक्सपेरिमेंट किए था ये नहीं पता चलता, पर अब वो अपनी डेयरी वाली पुरानी यादें याद कर रहा है। शो पिलर्स ढूंढ रहा चाहता है केज को छोटा करने के लिए, पर रोज ये बकवास कभी भी नहीं मानने वाला। रोज को याद है बचपन में उसने शो को पेनीवाइज से बचाया था। उसने उसको पिल्स और अपने एंसेस्टर के बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर शो इतना पागल है वो वापस डेयरी में नहीं आता तो रोज उसको आराम से मैनिपुलेट कर सकती है। रोज प्रिटेंड करती है कि वो टनल प्रीप करेगी ताकि वो आर्मी को पिल्स तक ले जाए, पर असल में वो सिर्फ टनल का झूठ चलाने देती है, क्योंकि उसको पता है कि टनल वाली विल्स हाउस वाला बैट आर्मी को दे दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रोज के पास वो सब स्वीपर्स हैं जो फेलन स्टार से बना था, जैसे उनके एंसेस्टर पेनीवाइज से लड़ाई की थी। रोज स्पीकर को बिल्कुल नॉर्मल चीज की तरह एयरबेस सिक्योरिटी से क्लियर करवा देती है और फिर टनल को दे देती है ताकि वो सीवर में सेफ रहे। इट ने हॉलैंड फैमिली को टारगेट करना शुरू कर दिया है। चार्लेट पुलिस स्टेशन में एक कॉप के चेहरे पर पेनीवाइज वाली स्माइल देख लेती है। विल ऑलरेडी अपने दोस्तों के साथ डीप ट्रबल में है और लॉरी हॉलैंड अपने एमरन को स्विर्स में लीड कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लाउन चाहता था। लॉरी की शो की पागल सोच तुरंत समझ आ जाती है। शो का आइडिया कि पेनीवाइज को बैटलफील्ड में रशिया के खिलाफ छोड़ देना चाहिए बिल्कुल इनसेन लगता है। लॉरी का रीजन मिशन ज्वाइन करने का सोच रहा है। वो क्रिएचर को समझना चाहता है, शायद कोई तरीका ढूंढे जिसे अपने फैमिली को बचा सके। उसको पता पूरी डेयरी पेनीवाइज के हंटिंग ग्राउंड है, इसलिए वो विल और चार्लेट को एक ग्राउंड से बाहर एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया गया है। पर फिर सब लोग पावर प्लांट में स्वेयर्स में उतर जाते हैं पिलर्स ढूंढने के लिए। उन्हें वार्निंग दी गई थी कि पेनीवाइज उन लोगों का रूप ले सकता है जो असल में यहाँ नहीं है। लॉरी का काम सबसे रिस्की है। पिलर्स मिलने के बाद वो पेनीवाइज को ट्रैप करेगा। एरिया को गैस लीक को झूठा बहाना देकर खाली करवा दिया गया है। लॉरी को डर नहीं लगता। सीवेज में क्लाउन चार्लेट के रूप में आ जाता है, पर लॉरी जानता है कि वो असली चार्लेट नहीं हो सकती। वो उसके सर में गोली मार देता है और पेनीवाइज पानी में गायब हो जाता है। पॉली ये सब नहीं देख पाता, पर वो लॉरी पर ट्रस्ट करता है। रूल सिंपल है, जो भी वहाँ नहीं होना चाहिए उसे गोली मार दो। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है, लॉरी को पता ही नहीं कि बच्चे भी स्वीयर्स में हैं। जब लॉरी और विल सामने आते हैं, लॉरी को लगता है कि ये क्लोन की ट्रिक है। वो विल को शूट करने ही वाला होता है। पॉली एक सेकंड में समझ जाता है क्योंकि वे विल को क्लियरली देख सकता है। पॉली के पास टाइम नहीं होता। विल को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लॉरी को गोली के सामने खुद आना है। लिली अब सेफ है और पेनीवाइज पूरी तरह से इंजर्ड है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।